यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयानों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। इसमें बताए गए सभी आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं। इनकी स्वतंत्र और पूर्ण पुष्टि अभी सभी स्तरों पर नहीं हुई है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे अंतिम सत्य के रूप में न लें। जनवरी 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में जो घटनाक्रम सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने राजधानी कराकस में एक बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी तथा देश की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है। यह जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की। ट्रंप ने कहा कि यह एक रात में किया गया विशेष ऑपरेशन था और मादुरो दंपत्ति को अमेरिकी नौसैनिक जहाज के जरिए न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, जहां उन पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलेगा। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई कई महीनों से चल रहे दबाव और वेनेजुएला सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों के संदर्भ में की गई है। वॉशिंगटन का कहना है कि मादुरो पर ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने, एक तथाकथित नार्को स्टेट चलाने और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली कराने के आरोप हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में पहले ही अभियोग दायर किया जा चुका है और इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया है। वहीं वेनेजुएला सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक साम्राज्यवादी सैन्य हमला और राष्ट्रपति का अपहरण बताया। वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार कराकस में हुए विस्फोटों के दौरान नागरिक और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली बाधित हुई और आम लोगों में दहशत फैल गई। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का दावा है कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को उनके ही सैन्य परिसर से जबरन हिरासत में लिया गया। सरकार ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए जनता से शांति बनाए रखते हुए विरोध दर्ज कराने की अपील भी की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन की रात कराकस में कई धमाके सुने गए और निचली उड़ान भरते सैन्य विमानों की आवाजें रिकॉर्ड की गईं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में धुएं के गुबार और सड़कों पर भागते लोग दिखे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि धमाकों से जमीन हिल गई और लोगों को लगा कि देश एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। इस घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि वेनेजुएला में सत्ता की स्थिति क्या है। देश के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालती है। हालांकि शुरुआती घंटों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी की स्थिति को लेकर अमेरिका ने कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं दिया है और प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग की गई है। लेकिन जहां तक बात है विश्व की, तो पूरे विश्व की प्रतिक्रिया तेज और बटी हुई नजर आई। रूस ने इस कार्रवाई को निंदनीय और चिंताजनक बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ हो सकता है। ईरान ने भी अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे खतरनाक मिसाल बताया। लैटिन अमेरिकी देशों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग रहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि यह वेनेजुएला की संप्रभुता पर अस्वीकार हमला है और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने अमेरिकी दावे का समर्थन करते हुए इसे तानाशाही के खिलाफ कार्रवाई बताया। इस तरह से यह मामला पूरे महाद्वीप में वैचारिक विभाजन का कारण बन गया है। यूरोपीय संघ ने अपेक्षाकृत संतुलित रुख अपनाया। यूरोपीय संघ की शीर्ष कूटनीतिज्ञ ने कहा कि संघ स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखे है, लेकिन सभी पक्षों से संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील भी की गई है। यूरोप का यह भी कहना है कि वेनेजुएला में किसी भी तरह का राजनीतिक बदलाव शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए। अमेरिका के भीतर भी इस ऑपरेशन पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ अमेरिकी सांसदों ने पूछा है कि क्या बिना कांग्रेस की औपचारिक अनुमति के इस तरह की सैन्य कार्रवाई संवैधानिक रूप से सही है। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास यह कदम उठाने का अधिकार था और फिलहाल वेनेजुएला में किसी और बड़े सैन्य हस्तक्षेप की कोई योजना नहीं है।
विश्लेषकों के अनुसार यह घटनाक्रम लैटिन अमेरिका के इतिहास की पुरानी यादों को ताजा करता है, जब अतीत में विदेशी हस्तक्षेपों ने पूरे क्षेत्र को लंबे समय तक अस्थिर कर दिया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मादुरो की हिरासत से वेनेजुएला के भीतर राजनीतिक तनाव, विरोध प्रदर्शन और संभावित हिंसा का खतरा बढ़ सकता है। आज वेनेजुएला की सड़कों पर अनिश्चितता का माहौल है। सरकार समर्थक इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सत्ता परिवर्तन का अवसर मान रहा है और आम नागरिक शांति और स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं। अमेरिका इसे कानून के दायरे में की गई कार्रवाई बता रहा है, जबकि वेनेजुएला इसे अपहरण और आक्रमण कह रहा है। दुनिया इस पूरे घटनाक्रम को बेहद नजदीक से देख रही है, क्योंकि यह मामला सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुता कानून और शक्ति संतुलन से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी बन चुका है। वेनेजुएला आज जिस गहरे आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय संकट से गुजर रहा है, वह किसी एक दिन या एक फैसले का नतीजा तो नहीं है, बल्कि दशकों में बनी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय टकराव, आंतरिक सत्ता संघर्ष और वैश्विक राजनीति की परतों से मिलकर बना एक जटिल इतिहास है। आपको इस पूरी कहानी को समझने के लिए वेनेजुएला की राजनीति, अमेरिका की भूमिका, तेल आधारित अर्थव्यवस्था, समाजवादी प्रयोग और दुनिया की प्रतिक्रिया, इन सब को एक साथ देखना होगा। आपको बता दें कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का वह देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं। लंबे समय तक यही तेल उसकी ताकत भी रहा और अंततः यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। 1998 में ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने के साथ ही देश की दिशा बदलनी शुरू हुई। चावेज ने बोल्वेरियन क्रांति के नाम से समाजवादी नीतियां अपनाई, तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और तेल से होने वाली कमाई को सीधे गरीब तबकों तक पहुंचाने की कोशिश की। शुरुआती वर्षों में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें काफी ऊंची थी, तब ये नीतियां लोकप्रिय रहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी योजनाओं से गरीब वर्ग को तत्कालिक राहत मिली और चावेज को भारी जन समर्थन मिला। लेकिन इसी दौर में एक और चीज साथ साथ बढ़ी, अमेरिका के साथ साथ टकराव। चावेज खुले तौर पर अमेरिका विरोधी थे। वे लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव को नव उपनिवेशवाद बताते थे और क्यूबा जैसे देशों के साथ नजदीकी बढ़ाते थे। अमेरिका के लिए वेनेजुएला का यह रुख रणनीतिक तौर पर असहज था, क्योंकि वेनेजुएला न केवल बड़ा तेल उत्पादक था, बल्कि पश्चिमी गोलार्ध में समाजवादी विचारधारा का केंद्र भी बनता जा रहा था। चावेज के शासन के दौरान अर्थव्यवस्था तेल पर और अधिक निर्भर होती चली गई। खेती, उद्योग और निजी क्षेत्र कमजोर पड़ते गए। सरकारी नियंत्रण बढ़ा, मुद्रा पर सख्त नियंत्रण लगाया गया और आयात पर निर्भरता बढ़ती चली गई। जब तेल की कीमतें गिरी, तब वेनेजुएला के पास कोई वैकल्पिक आर्थिक ढांचा नहीं था। यही वह मोड़ था जहां से संकट की नींव और गहरी होती चली गई। 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद सत्ता उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो के हाथ में गई। मादुरो के पास न तो चावेज जैसा करिश्मा था और न ही वैसा जनाधार। इसके बावजूद उन्होंने वही नीतियां जारी रखी, लेकिन बदले हुए वैश्विक हालात में ये नीतियां और ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही थी। तेल की कीमतें लगातार नीचे रहीं, सरकारी खजाना खाली होने लगा और महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई। धीरे धीरे स्थिति हाइपर इन्फ्लेशन में बदल गई, जहां मुद्रा की कीमत इतनी तेजी से गिरने लगी कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया। इस दौर में अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते और बिगड़ते चले गए। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, मानवाधिकार उल्लंघन और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। जवाब में वेनेजुएला ने अमेरिका पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। 2015 के बाद से अमेरिका ने चरणबद्ध तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर तेल उद्योग पर पड़ा, क्योंकि वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से कटती चली गई। अब यहाँ तक की कहानी और विवाद को सुनने के बाद आपके मन में एक अहम सवाल खड़ा हुआ होगा कि क्या वेनेजुएला का संकट अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से है या गलत आंतरिक नीतियों का परिणाम है। मादुरो सरकार का कहना है कि अमेरिका ने जानबूझकर आर्थिक युद्ध छेड़ा, जिससे देश को घुटनों पर लाया गया। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगियों का तर्क है कि संकट की जड़ वेनेजुएला की अपनी नीतियों में है और प्रतिबंध तो केवल दबाव का एक साधन है, ताकि लोकतांत्रिक सुधार
किए जाएं। हालांकि सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं स्थित दिखाई देती है, क्योंकि प्रतिबंधों ने पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल दिया। लेकिन संकट की शुरुआत इन प्रतिबंधों के बहुत पहले ही हो चुकी थी। 2018 और 2019 में वेनेजुएला का राजनीतिक संकट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह खुलकर सामने आया, जब विपक्षी नेता जुआन गुआइडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिका, यूरोपीय संघ के कई देश और लैटिन अमेरिका के कुछ राष्ट्रों ने गुआइडो को मान्यता दे दी, जबकि रूस, चीन, ईरान और क्यूबा जैसे देशों ने मादुरो को समर्थन जारी रखा। इस घटनाक्रम ने वेनेजुएला को वैश्विक भू राजनीति के अखाड़े में बदल दिया, जहां एक तरफ पश्चिमी शक्तियां थीं और दूसरी तरफ अमेरिका विरोधी धड़ा। यह वह समय था जब अमेरिका ने इस दौरान खुले तौर पर कहा था कि वह सभी विकल्प खुले रखे हुए है, जिसे कई लोगों ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी के तौर पर देखा था। हालांकि प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई कभी नहीं हुई, लेकिन कूटनीतिक दबाव, प्रतिबंध और राजनीतिक समर्थन के जरिए अमेरिका ने मादुरो सरकार को अलग थलग करने की भरपूर कोशिश की। इसके जवाब में मादुरो सरकार ने राष्ट्रवाद और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष का नैरेटिव मजबूत किया और सेना का समर्थन अपने पक्ष में बनाए रखा। इस पूरी खींचतान का सबसे बड़ा खामियाजा आम वेनेजुएला के नागरिकों को भुगतना पड़ा। भोजन, दवाइयों और ईंधन की भारी कमी हो गई, अस्पतालों में दवाइयां नहीं रहीं, बिजली कटौती आम हो गई और लाखों लोग देश छोड़कर पड़ोसी देश के शरण लेने लगे। यह मामला इतना गंभीर हो गया कि आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक यह लैटिन अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बन गया था। हालांकि दुनिया की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर बटी हुई रही। यूरोप के कई देशों ने मानवाधिकार और लोकतंत्र के सवाल पर अमेरिका के रुख का समर्थन जारी रखा, लेकिन साथ ही मानवीय सहायता बढ़ाने की बात भी कही। रूस और चीन ने इसे संप्रभुता का मुद्दा बताते हुए अमेरिकी हस्तक्षेप की आलोचना की और वेनेजुएला को आर्थिक व कूटनीतिक समर्थन दिया। यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के भीतर भी मतभेद रहे। कुछ देशों ने मादुरो सरकार को अवैध बताया तो कुछ ने संवाद और मध्यस्थता पर जोड़ दिया। समय के साथ अमेरिका के रुख में भी व्यवहारिक बदलाव तो दिखने लगा था। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव और अन्य भू राजनीतिक जरूरतों के चलते अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ सीमित संवाद और कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के संकेत भी दिए थे, बशर्ते कि राजनीतिक सुधार और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, जिससे यह साफ होता है कि विवाद केवल नैतिक या वैचारिक नहीं था बल्कि रणनीतिक भी था। इस पूरी घटनाक्रम को देखने और वेनेजुएला की स्थिति को समझने के बाद यही कहा जा सकता है कि यह पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता अपने आप में समृद्धि की गारंटी नहीं होते, और जब आंतरिक नीतियां कमजोर हों तथा अंतर्राष्ट्रीय टकराव जुड़ जाए तो संकट कई गुना बढ़ जाता है। अगर अमेरिका की भूमिका को पूरी तरह खलनायक या पूरी तरह निर्दोष कहकर नहीं समझा जा सकता, तो उसी तरह वेनेजुएला की सरकार भी सिर्फ बाहरी साजिश का शिकार नहीं बल्कि अपनी नीतिगत गलतियों की भी जिम्मेदार है। दुनिया ने इस संकट पर सहानुभूति, आलोचना और रणनीति तीनों का मिश्रित रुख अपनाया है। मानवीय सहायता के प्रयास जारी हैं, कूटनीतिक बातचीत के रास्ते खुलते बंद होते रहे हैं और आम वेनेजुएला की जनता अब भी एक स्थिर, सम्मानजनक जीवन की उम्मीद में संघर्ष कर रही है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच का यह विवाद केवल दो देशों की कहानी नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति, संसाधनों की लड़ाई और आम लोगों की कीमत की एक जीवंत मिसाल बन चुका है। अमेरिका और वेनेजुएला के इस पूरे संघर्ष और हाल के घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।